हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। देखिए, आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का ही जो TG2 का पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसी का जो है हम लोग कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे आज उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं, उसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला जो है क्वेश्चन क्या। देखिए, मैंने जो अपने चैनल पे ही कुछ 2 क्वेश्चन डाले हुए थे, जिसमें आप लोगों ने सही पार्टिसिपेट भी किया, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं है और वो आप लोगों की अपनी है। वैसे मेरा तो मानना ये है कि जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो आप लोग उस पे क्लिक करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। देखिए, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन डाले हुए थे, उसका मैंने दोनों का आंसर बना के, मतलब आंसर जो है उसको मैंने एक वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दिया। वो शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों ने उसमें जो है एक लड़की ने कमेंट भी किया था माइक्रोसॉफ्ट में, जो उन्होंने सर्च इंजन की बात की थी, तो उसमें एक लड़की ने कमेंट भी किया है। तो अगर आप लोग उसमें गलत टिक किया है जिन लोगों ने, तो वो लोग एक बार को ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके दिमाग में रहे और आप वहाँ पेपर में भी इसको गलत कर दें। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? स्लाइड साइज, हैंड आउट ओरिएंटेशन, स्लाइड मास्टर, स्लाइड पर पेज। देखिए, जो हम लोगों की प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए जब विकल्प की बात की जाती है, तो इसमें हमारे पास स्लाइड मास्टर नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वयित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमसे ये पूछा गया है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक तरीके का ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए वाक्य को कॉपी करने और उसी डॉक्यूमेंट के एक अलग हिस्से में पेस्ट करने के लिए कमांड का सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है, वाक्य को कॉपी करना, तो ये क्या होता है, Ctrl+C। और उसी डॉक्यूमेंट को एक अलग हिस्से में पेस्ट करने के लिए तो Ctrl+ क्या होता है पेस्ट करने की, Ctrl+C से तो कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट, V, तो C और V वाला ऑप्शन हमको देखना है। तो देखिए, ये किस ऑप्शन में है? ये हमारे ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? देखिए, ये मैंने आपको बताया था, जो वैक्यूम ट्यूब थे वो हमारी पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। किस में? पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में क्या था? ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। फिर तीसरी पीढ़ी में IC चिप्स। चौथी पीढ़ी में ये तीसरी पीढ़ी थी, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस समय पे चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया जा रहा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने कल के ही वीडियो में ये बताया था कि चारों पीढ़ियों में क्या क्या यूज किया गया था, कौन सी पीढ़ी में क्या। ठीक, चलिए बाकी मैंने आपके लिए जो पीढ़ियों से रिलेटेड, यानी कि जनरेशन से जो भी वीडियो है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका पूरा एक वीडियो मैंने तैयार कर लिया है। पूरा सेट पेपर तैयार हो गया है, बस उसको जो है क्या है, रिकॉर्ड करके देना है आपको। वो आपको आज या कल आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको उसके बाद से आपको पीढ़ी का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट आर्किटेक्चर इस सामान्य विचार पर आधारित है, सभी नेटवर्क एक एकल पैकेट प्रकार को ले जाने का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक विशिष्ट फॉर्मेट जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? देखिए, इंटरनेट आर्किटेक्ट इस सामान्य विचार पर आधारित है, सभी नेटवर्क एकल पैकेट
प्रकार को ले जाने का हिस्सा बनना चाहते हैं, या किस प्रकार ये एक विशिष्ट फॉर्मेट है जिसे क्या कहा जाता है। ठीक, देखिए जल्दी से बताइए इसका क्या होता है। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि जब भी कभी इंटरनेट पे किसी भी तरीके का कोई काम आप करेंगे तो वो प्रोटोकॉल के तहत होगा। देखिए ये सारे, ये पी से प्रोटोकॉल होता है, यहाँ भी प्रोटोकॉल है, यहाँ भी प्रोटोकॉल और यहाँ भी प्रोटोकॉल है। ठीक, सारे के सारे हमारे प्रोटोकॉल हैं। और जब भी कभी एकल पैकेट में ले जाने की बात करेगा तो वो कहाँ से जाएगा, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट और नंबरिंग और चेंज केस जैसे विकल्प वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेनू बार के किस विकल्प में मौजूद होते हैं। हमको ये बताना है कि वो कौन सा विकल्प होता है। देखिए अब जब फॉन्ट की बात कर देगा हमसे, ठीक है, और जब जैसे उसमें बुलेट्स होता है, ठीक, और ये नंबरिंग हो गया, चेंज केस हो गया, देखिए ये सारी चीज़ें हमेशा हमको मिलेंगी किस वाले फोल्डर में, जहाँ पे हमारा फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, क्या, फॉर्मेट। तो जब हमें फॉर्मेट दिख जाएगा तो फॉर्मेट में क्या होगा, ये सारे ऑप्शन आपको उसी के अंदर मौजूद होते हैं। देखिए इसमें फॉर्मेट कहाँ पे, टूल्स, लेआउट, एडिट, फॉर्मेट। देखिए चौथे ऑप्शन में फॉर्मेट है, तो ये हमको कहाँ मिलेंगे, ये हमको सारी चीज़ें फॉर्मेट में मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रिपोर्ट लिखने हेतु एक नई फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे नई फाइल की बात कर रहा है, तो हम लोग नई फाइल को ध्यान में रख के आगे जो भी होंगे हम लोग उस पर टिक करेंगे। देखिए जब न्यू फाइल खोलने की बात कह रहा है वो, तो न्यू फाइल कहाँ से खोली जाएगी, न्यू फाइल खोली जाएगी जब हम लोग वहाँ पे कोई अपना नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, तभी तो वो बिल्कुल नई फाइल होगी। तो इसमें देखिए न्यू डॉक्यूमेंट कौन सा ऑप्शन में है, ये देखिए तीसरे ऑप्शन में न्यू डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ड प्रोसेसर के पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्न में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो उसके जो डायलॉग बॉक्स में जो है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो देखिए इसमें लाइन स्पेसिंग होता है, नंबरिंग भी होता है, और इंडेंटेशन जो होता है ये भी होता है। सिर्फ हमारा एक ऐसा ऑप्शन यही होता है, क्या, मार्जिन, यही हमारा उसमें उपलब्ध नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्प्रेडशीट की दो सेल A1 और A2 की दो संख्याओं को जोड़ने का सही सूत्र क्या है। तो देखो जब भी हमें दो संख्याएं जोड़ने की बात करेगा, तो देखो एक्सेल में या स्प्रेडशीट में जब भी कभी इस तरीके की बात आएगी तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें फार्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इक्वल टू से। किससे स्टार्ट होता है, इक्वल से स्टार्ट होगा। इक्वल के बाद आपको जो भी करना है तो होगा। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है सम A1 एंड फिर उसके बाद में A2। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इक्वल से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो दोनों बेकार के ही हैं, इक्वल से नहीं। तो चौथा ऑप्शन हमारा इक्वल से स्टार्ट हो रहा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब एक ईमेल किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल फोल्डर में मिलता है, तो वो देखिए कहाँ मिलेगा। जब, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, कहाँ मिलता है, वो इनबॉक्स में मिल जाता है। हमको कहाँ मिलता है, इनबॉक्स में मिल जाता है। ठीक, चलिए फिर चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक सर्किटों पर वॉइस, वीडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के समकालिक डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों का एक सेट क्या कहलाता है। तो देखिए ये सेट क्या कहलाता है, ये होता है ISDN। ठीक, जब भी कभी हमारे पास जब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक सर्किटों पर वॉइस, वीडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के समकालिक प्रसारण, डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों का जो सेट होता है वो ISDN कहलाता है। ठीक, चलिए देखिए ये जो क्वेश्चंस हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपके ओरिजिनल पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन है। जो आपका TG2 का जो पेपर हुआ है इससे पहले, उसके
को पेपर्स में आए हुए ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ये सारे कीजिए और इसमें अपने आप को जज ज़रूर कर लीजिए कि आपने इसमें कितने सही किए हैं और इसमें कितने आपके गलत हुए हैं। और जो भी आपके गलत हों उनको निगेटिव मार्किंग करके आप अपने आप को एक बार ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखिए आराम से, फिर उसके बाद में इसमें जाके आप अपने आप को ये ज़रूर देखिए कि मैंने इसमें से क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर पाए और उसमें से मेरे कितने सही हैं। जैसे आज के वीडियो में ही, मतलब सॉरी, कल के वीडियो में जो एक लड़की थी उसने अपना कमेंट भी किया था कि उसके 26 उसने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से उसके 3 गलत हो गए थे। तो शायद उसके कुछ 26 या मतलब 23 नंबर कट पिट के निगेटिव मार्किंग करके उसके 23 नंबर बन रहे थे। तो ये समझ लीजिए कि वो क्वालिफाई थी। तो ऐसे ही आप लोग भी इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद अपना जो स्कोर हो वो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम कंपटीशन करते हैं, जब हम किसी के साथ कंपटीशन करते हैं, तभी हमारे अंदर भावना आती है कि मैं इससे आगे निकलूँ। और जब तक ये भावना नहीं होगी हम लोग उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। अपने आप अकेले में जो है कंपटीशन करने से कभी भी आगे नहीं निकल सकते हैं। तो कंपटीशन कीजिए दूसरे से। तो जब हम दूसरे से कंपटीशन तभी कर पाएंगे जब हम अपना स्कोर लिखेंगे, कोई आपसे कम लिखेगा, कोई आपसे ज़्यादा लिखेगा, तो हमको वहाँ से एक आइडिया लगता है कि हाँ हमारे पास, हम इतने आगे हैं या हम इतने पीछे हैं, अभी हमको इतनी की ज़रूरत है, इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग उसको ज़रूर देखिए, ज़रूर, वरना आप लोग ऐसे देखते रहेंगे अपने आप में जज करेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे। आप लोग इसको कीजिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि इतने मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें इतने सही हैं, इतने नेगेटिव हैं, उसके बाद ओवरऑल स्कोर इतना बना है। आप लोग उसमें ज़रूर बताइए, वरना फिर आप लोग अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमसे पूछा गया है GUI का पूर्ण विस्तारित रूप क्या होता है। देखिए GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये हमारा सी ऑप्शन में। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये तो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये सरल क्वेश्चन में इसकी गिनती होती है, तो इसको तो हम लोग कठिन में मानेंगे ही नहीं। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ है। तो इसका तो अगर जिसको भी आंसर नहीं पता है और या जिसका ये गलत होता है, तो आपको रिवीजन की काफ़ी ज़रूरत है। आप लोग इसको रिवीजन ज़रूर कीजिए, वो भी अच्छे से कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव द्वारा हम सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। कि हम उसके द्वारा क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसर के जो विकल्प है सेव, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, फाइल का नाम बदल सकते हैं। देखिए सेव के जरिए से आप फाइल का नाम कैसे बदल सकते हैं, फाइल को उसके वर्तमान नाम में ही सेव करते हैं और फाइल बंद हो जाती है। हाँ ये तो एक बार को चलो माना जा सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, फाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं लेकिन फाइल खुली रहती है। हाँ ये बिल्कुल सही है। फाइल बंद हो जाती है ये कहना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन बाकी उसकी पहली लाइन सही थी कि फाइल को उसके नाम से ही सेव करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया था। देखिए स्प्रेडशीट की बात कर रहा है ये। जब स्प्रेडशीट की बात की जाएगी तो वहाँ पे जो उसका एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, एक टेबल में एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है। जो एक टेबल के एक पंक्ति और स्तंभ, देखिए जैसे ये ऐसे ऐसे करके, और इनके प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाता है, देखिए इनके प्रतिच्छेदन से ये प्रतिच्छेद हुए हैं, इनके प्रतिच्छेदन से ये एरिया क्या बना, ये बना हमारा सेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया के 5 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में वर्ष 1920 से वर्ष 2020 तक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा होगा। तो देखिए अगर हम लोग जब इस तरीके की बात आएगी कि उसका चार्ट कौन सा होगा, तो देखिए जैसे अगर आपने DI पढ़ी हुई होगी तो उसमें जो हम लोग इस तरीके से करते हैं कि 5 आबादी वाले, देखो 5 ही आबादी वाले देश है ना, तो अब जब 5 आबादी वाले देश, तो हम उसको ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं ना। ठीक, तो ये 5 देश बन जाएंगे। फिर उसके बाद में उसने कहा है कि 1920 से लेके 2020 तक 100 सालों की बात कर रहा है। तो परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए, उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा होगा। तो देखिए ये तो हो गया हमारा
बिल्डिंग चार्ट। लेकिन जो आप जब इस तरीके की बात आएगी तो देखिए, जैसे अगर ए की बात करेंगे तो जैसे मान लिया ए की लाइन हमने ऐसे ऐसे करके निकाली और उसमें जो परिवर्तन आए ऐसे ऐसे करके गए, तो ये कौन सा चार्ट होता है? ये होता है लाइन चार्ट। तो कौन सा सही हो जाएगा? लाइन चार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ये देखते हैं। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा जा सकता भाई? वर्ड डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट को हम लोग ईमेल में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो ये देखिए पहले ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। उसने कहा नहीं भेजा जा सकता। क्यों नहीं भेजा जा सकता भाई? हम लोग मेल में तो डॉक्यूमेंट को भेजते हैं, स्प्रेडशीट फाइल्स जो होती हैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेजने के लिए हम लोग मेल का ही इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मेल कर दीजिए, तो हम लोगों का जो मेल है उसी से जाता है। चलिए, तो इसका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमसे कथन गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर देखिए उसने गलत पूछा है, तो ये याद रखिएगा। एक वर्कशीट में उपस्थित सेलों को उसी वर्कशीट में किसी अन्य वर्कशीट के एक सेल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसी भी वर्कशीट के नाम को प्रभावित किए बिना एक वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल भी बदला जा सकता है भाई। उसमें वर्कशीट के नाम को प्रभावित किए ना, वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। उसके हमें वर्कशीट के नाम से क्या मतलब, हम उसका नाम बदल सकते हैं। एक वर्तमान वर्कशीट को उसी वर्कबुक में डुप्लीकेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कॉपी तो हम किसी चीज़ का भी कर सकते हैं। फिर इसका चौथा ऑप्शन क्या है? डिलीट किया गया वर्कशीट रिसाइकल बिन में चला जाता है और वर्कशीट को सेव करने से पहले पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। देखिए वो ये तो बिल्कुल लाइन उसने सही की, डिलीट किया जाएगा तो वो हमारी कहाँ चली जाएगी? रिसाइकिल बिन में। लेकिन और जब उसको सेव करेंगे तो पुनः प्राप्त हो जाएगा, ये कैसे कह दिया? ये तो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक स्प्रेडशीट की एक सेल में इलेक्ट्रिक्स प्रारूप में उत्तर क्षेत्र का लेबल होता है। निम्न में कौन सी कमांड इलेक्ट्रिक प्रारूप को सामान्य मोड में बदल देती है? चलिए देखिए, ये उसने कहा स्प्रेडशीट की एक सेल में इटैलिक्स प्रारूप में उत्तर क्षेत्र का लेबल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड इटैलिक प्रारूप को सामान्य मोड में बदल देती है? देखिए इटैलिक के लिए हमको पहले तो करना क्या पड़ेगा? कंट्रोल+I। हमको इटैलिक में बदलने के लिए ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फ़ॉन्ट जैसे ये लिखा, ये हमने इटैलिक में करके लिखा, हमने पहले इसको सेलेक्ट किया, इसको इटैलिक कर दिया, लेकिन इसको हम फिर जो है उसमें डी करना चाहते हैं, तो देखिए इटैलिक सामान्य मोड में बदलना चाहते हैं तो फिर हमको यही लेना पड़ेगा, कंट्रोल+I। हम लोग जैसे ही कंट्रोल+I करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमारा फिर से सामान्य मोड में हो जाएगा। देखिए कंट्रोल+V का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बोल्ड, और ये हो जाएगा कंट्रोल+U का मतलब ये अंडरलाइन, और R ये राइट हो जाता है, और ये I से इटैलिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक, इतना फ़ॉन्ट बहुत है। जब टेक्स्ट Q1 सीड स्प्रेडशीट के खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट किया जाता है। तो टेक्स्ट कहाँ किया जाता है? जब टेक्स्ट Q1 के स्प्रेडशीट से खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए सेंटर अलाइन नहीं किया जाता, राइट अलाइन नहीं किया जाता, मिडिल अलाइन नहीं किया जाता, लेफ्ट अलाइन, हाँ लेफ्ट अलाइन किया जाता है। जब भी Q1 स्प्रेडशीट्स में खाली सेल्स में प्रविष्ट किया जाएगा तो वो लेफ्ट अलाइन के द्वारा ही किया जाएगा। चलिए STTP का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, फिर T से होता है ट्रांसफ़र, फिर P से होता है प्रोटोकॉल। तो देखिए ये किस ऑप्शन में मिलेगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये चौथे ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लिखा है विंडोज़ में विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। चलिए आप बताइए विंडोज़ में ऐसा कौन सा आपका जो है ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए से हम लोग कंप्यूटर उसमें कीबोर्ड को नियंत्रित या अनुकूलित कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट मेनू में क्या होता है कि स्टार्ट मेनू के दबाते ही यहाँ पे ऐसे करके लाइन होती है और यहाँ पे होता है, इसको दबाते ही हमारे पास एक ऐसे करके विंडो खुलती है, उसमें सारे प्रोग्राम्स खुल जाते हैं।
ठीक है। तो स्टार्ट मेनू में तो वो होता है, टास्क बार क्या होता है, ये हो जाता है। डेस्कटॉप, ये पूरा एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। कंट्रोल पैनल, देखिए कंट्रोल पैनल हमारे जो है, इसमें क्या होता है, इसमें सारे फंक्शंस के बारे में दिया होता है। यहाँ से हम सभी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए नियंत्रित करना है कीबोर्ड को, तो कहाँ से हो जाएगा, कंट्रोल पैनल से। सॉरी, 23। 23 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है। ठीक है, हमसे गलत पूछा जा रहा है। इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक प्रविष्ट आईपी एड्रेस से होती है। बिल्कुल सही बात है। आईपी एड्रेस जो होता है हर कंप्यूटर का अपना एक अलग होता है। फिर देखिए कहा गया इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है। ऐसा तो नहीं है। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी वैश्विक प्रणाली है। बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट के माध्यम से सभी देश के कंप्यूटर्स जो हैं आपस में एक दूसरे से, कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी या आईपी का उपयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट पे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये तो सही हो जाए। खाली इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गूगल और डक गो में क्या अंतर है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तरीके हैं। डक गो में क्या समानता है। देखिए गूगल हमारा क्या है, ये सर्च इंजन है ना, ये सर्च इंजन है। और डक गो भी हमारा सर्च इंजन है। हमसे समानता पूछी गई है, तो दोनों में सर्च इंजन देख लीजिए कौन सा है, ये 24 का चौथा हो जाएगा। दोनों में सर्च इंजन हो जाएगा। फिर 25 नंबर, 25 में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए कुंजी दबाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए कुंजी दबाइए। अच्छा, हमें उसको डिलीट करना है, तो हमको पूछा गया कि किस कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए देखिए, जब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात की जा रही है उसमें वर्कशीट में, तो जब भी अगर हमारा उसमें कोई भी मान दर्ज करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अगर हम उसको रद्द करना है, हटाना है, तो हमको ये ESC का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तीर कुंजी से हम लोग इधर उधर जा सकते हैं। टैब से हमारा क्या होता है, वो 10 स्पेस आगे चला जाता है। स्पेस बार से हम लोग स्पेस दे सकते हैं। ESC से जो होता है वो अपने आप वो वहाँ से वो प्रविष्टि हट जाती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स में सेल का पता प्रदर्शित होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स में किस सेल का पता प्रदर्शित होता है, यानी कि किस सेल में का पता प्रदर्शित होता है। चलिए देखते हैं इसमें किस सेल में होता है। देखिए जब भी कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स की बात कर रहा है, तो नाम बॉक्स से क्या होता है, उसके सक्रिय सेल का पता चलता है। क्योंकि जब जब वो सक्रिय सेल होगी तो उसी में तो उसका नाम और वगैरह सारी चीज़ें होगी। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला सक्रिय सेल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन प्राप्त स्टोर करता है। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। ठीक, देखिए जब ये स्टोर निष्पादित प्रोग्राम और डेटा, जब प्रोग्राम की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है, वही इसको स्टोर करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में आस्की का क्या महत्व है, मतलब है। देखिए आस्की क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन है, तो इसको यहीं से गलत कर दीजिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, ए से अमेरिकन होता है, एस से स्टैंडर्ड होता है, सी से कोड होता है, फिर फॉर, आई से इन्फॉर्मेशन होता है, फिर आई से इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, देखिए इसमें तीसरे में भी हमारे पास ऑस्ट्रेलियन था, फिर पहला जो है यस से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित मल्टीटास्किंग, GUI सपोर्ट,
ओपन सोर्स पोर्टेबल। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है, देखो मल्टीटास्किंग हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से ही करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट करेगा, वो भी विंडोज़ की वजह से, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। फिर आता है पोर्टेबल, तो देखिए ये पोर्टेबल भी होता है, लेकिन ओपन सोर्स। देखिए जब भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये सारे के सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे ओपन सोर्स नहीं है। क्या है? ओपन सोर्स नहीं है, तो नहीं हो सकता है, संबंधित नहीं हो सकता, तो यही नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय हो जाती है? चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए जैसे ही हम लोग उसमें नई विंडो खोलते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग यहीं पे किनारे पे ही ऐसे करके, जैसे अगर हमारी सॉरी जैसे अगर हमारी इस तरीके से एक सेल बनी हुई है, इसमें और ऐसे ऐसे करके ये क्या बनी हुई है, ये पूरे ऐसे ऐसे करके सेल्स बनी हुई हैं। तो क्या होता है कि ये जो पहली सेल होती है इसको हम लोग A1 बोलते हैं, और यही सबसे पहले यहीं पे हमारा कर्सर आता है और यही एक्टिव होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A1। चलिए 31 नंबर देखते हैं। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना फिर डैश में डैश द्वारा की गई थी। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना, गूगल की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए जल्दी से देखते हैं, बताते हैं क्या होता है। देखिए गूगल की स्थापना सबसे पहले तो हमें यही बताना चाहिए कहाँ की गई थी, यूएस में। ठीक, और किसके द्वारा की गई थी? देखिए ये दो लोग थे, कौन थे? एक तो लैरी थे और एक ब्रिन थे। देखिए मैंने जैसे याद किया, मैं अपना बता रहा हूँ कि लैरी ब्रिन, यूएस में लैरी ब्रिन ने इसकी खोज की थी। तो देखिए ये किस ऑप्शन में? ऑस्ट्रेलिया ख़त्म, ऑस्ट्रेलिया ख़त्म, और यूएस, और यूएस देखिए बिल गेट्स नहीं है तो ये ख़त्म। अब बचा क्या? यूएस में लैरी पेज और सरगेई ब्रिन। देखिए ये नाम याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैंने पीछे का नाम यहाँ पे देखिए लैरी आगे का और इसका ब्रिन पीछे का मैंने याद कर रखा, तो ऐसे करके आप भी याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहते हैं। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? तो देखिए जब यहाँ पे वो जो है अपना जन्मदिन आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है, देखो जब निमंत्रण पत्र की बात आएगी तो निमंत्रण पत्र देखिए एक्सेल में बना नहीं सकता वो, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी नोटपैड तो टाइपिंग के लिए होता है। अब बचा हमारे पास वर्ड। वर्ड में क्या होता है, हमारे पास पेंटिंग करने के लिए भी काफ़ी कुछ उसमें फंक्शंस दिए होते हैं। तो इसलिए जब भी कभी वो अपना ये निमंत्रण पत्र बनना चाहे तो उसको उसमें काफ़ी चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी, जैसे कलर का हो गया, प्रिंटिंग के लिए हो गया, तो वहाँ पे उसको डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीर्षक बार एप्लीकेशन विंडो के दिखाई देते हैं। जो शीर्षक बार होता है वो एप्लीकेशन विंडो के दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? नीचे नहीं, शीर्षक बार यानी कि जो उसका टाइटल बार होता है वो कहाँ होता है? नीचे होता है, बाईं तरफ होता है, दाईं तरफ होता है, या ऊपर होता है? आप लोग बताइए कहाँ पे होता है? ऊपर होगा ना। चलिए देखिए चौथे ऑप्शन में ही ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर। क्योंकि टाइटल बार हमेशा कहाँ होता है? टाइटल बार ऐसे करके जो हमारी विंडो होती है, इस विंडो के अंदर अगर हमने ये कोई खोल रखा है तो इसमें ये टाइटल बार होता है, इसी में तो टाइटल लिखा होता है। तो ये टाइटल बार कहाँ होता है? हमेशा ऊपर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? ठीक, देखिए जब हमारे पास उसमें ये क्या नाम, जो ईमेल में जो अटैचमेंट भेजते हैं उसमें कौन सी फ़ाइल नहीं आ सकती? देखिए जिप फाइल हम भेज ही सकते हैं, ईएक्सी और या बिन फाइल जिसको बोलते हैं। देखिए ईएक्सी क्या होता है? जो कंप्यूटर में हमारी फाइल्स को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है वो ईएक्सी फाइल में होती हैं, जिसको हम लोग एक्सटेंशन फाइल बोलते हैं। ये इस तरीके की फाइल, तो रार फाइल भी हम लोग भेज सकते हैं, डॉक्स फाइल तो भेजते ही हैं। तो हम लोग कौन सी नहीं भेज सकते? ये। तो इसने हमसे पूछा अनुमति नहीं है, तो इन्हीं की अनुमति नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है? देखिए जब हमारे पास उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करने की बात है, कई उपयोगकर्ताओं को, तो देखिए जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे,
जो यानी कि फोर्थ जनरेशन, यानी कि जो अभी भी चल रही है। अब तो फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में भी सुपर कंप्यूटर्स वगैरह आते हैं, तो वो हम लोगों के नहीं है। हम लोग अभी भी किस में चल रहे हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, ये फोर्थ जनरेशन के। फोर्थ जनरेशन को हम लोग मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं। तो देखिए जो मिनी कंप्यूटर हैं यही कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट भी करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर। चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। ठीक, देखिए जब भी कभी हमारे पास जब इस कार्ड की बात आती है कि कौन सा कार्ड है जो अंदर इंस्टॉल है, जो नेटवर्क से कनेक्ट करने की मदद करता है, तो देखिए ये होता है लैन। क्या होता है, एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड जो है हमारे जो है उसके अंदर इंस्टॉल होता है। ठीक, और यही जो होता है हमारे कनेक्ट करता है किससे, इंटरनेट से हमको कनेक्ट करता है। और इंटरनेट का तार चाहे वाईफाई से या किसी भी जरिए से, तो कहाँ से कनेक्ट होगा, ये लैन कार्ड से कनेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे हाल का संस्करण है तथा इसे ने जारी किया था। इसे किस में जारी किया था, 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट का। चलिए देखते हैं, विंडोज़ 10 जो है 2015। हाँ, तो विंडोज़ 10 तो आई हुई थी 2018 में, 2015 में ये लॉन्च हुई थी। चलिए देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन से इसके ऑप्शन हैं। फिर देखिए विंडो 8 है 2016। देखिए विंडो 8 तो आई थी, लेकिन वो 2000 विंडो 10 से पहले आई थी और 2016 में। तो ठीक, विंडोज़ 10 2017 ये गलत है, विंडो 7 2015 ये भी गलत। तो हमारे पास सही आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा कि विंडो 10 जो थी वो 2015 में जारी किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। तो विंडो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 2015 में लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 38। ये हमसे कह रहा है कि ASCII 7 एक बिट कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों में निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए जब देखिए इसकी एक पूरी टेबल होती है। मैं आपको बता दूं कि देखिए ASCII 7 की एक पूरी टेबल अलग है और ASCII 8 की पूरी टेबल अलग है। दो ही चीज़ें चलती हैं, एक ASCII 7 और एक ASCII 8। लेकिन देखिए होता क्या है कि दोनों की टेबल में बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें याद करने की बात आएगी, तो अगर पेपर में एक नंबर चाहिए तो हमें दोनों याद करनी पड़ेंगी। देखिए इसमें क्या होगा कि आपके पास नंबरल्स के कोड अलग हैं और अल्फ़ाबेट के कोड अलग हैं, जिसमें आपको अपर केस के कोड अलग हैं और लोअर केस के कोड अलग हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल ABCD के कोड अलग हैं और स्मॉल ABCD के कोड अलग हैं। तो अगर आपको लगता है तो मैं आपको टेबल प्रोवाइड करा दूंगा, आपको वो टेबल पूरी याद करनी पड़ेगी, तभी आपके इसके जो ASCII कोड से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हो जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड ASCII कोड से, वो मैं आपको सारे करा दूँ। देखिए हर पेपर में आपको एक ASCII कोड मिल रहा है, तो इसमें भी ASCII कोड 7 से पूछा गया है कि जो 7 बिट कोड है ये विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों में निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारा कि ये लोग जो निरूपित किया जाता है ये 128 से किया जाता है। ये किससे, ये 128 से किया जाता है। और दो ये जो 7 वाला है ये शायद 64 या 256 से किया जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन शायद ये 256 से किया जाता है। जो ASCII 8 है वो 256 से किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए बटन पर क्लिक किया जाता है, तो वो किस बटन पे क्लिक किया जाता है। तो देखो जब हमें देखना है पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए, तो देखना है तो क्या करना पड़ेगा, शो, और छुपाना है तो हाइड। ठीक, तो पैराग्राफ चिन्ह देखने के लिए किस बटन पे हाइड वो करना पड़ेगा, देखना बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो शो और हाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। किस पे, शो या हाइड पे। देखिए पेस्ट से क्या होगा, जो मैंने कट या कॉपी कर रखा वो पेस्ट हो जाएगा। चेंज केस से वो अपर केस और लोअर केस में हो जाएगा। फॉर्मेट पे एंटर, तो इसमें फॉर्मेट चेंज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित किया नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रहा है, जिसको हम लोग समर्पित नहीं किए जा सकते। किसको, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। देखिए जो CPU निष्क्रिय समय होता है ये हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता, यही इसका
सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग करके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? देखिए, जब पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग करके जो कार्य नहीं किया जा सकता वो होता है फ़ॉन्ट और प्रभाव सेटिंग हम लोग नहीं कर सकते किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी वाला, फ़ॉन्ट और प्रभाव सेटिंग को हम लोग जो है कोई कार्य नहीं कर सकते। यही कार्य होता है कि जो हम लोग नहीं कर सकते। बाकी बुलेटेड सूची बनाना ये कर सकते हैं, इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग ये कर सकते हैं, क्रमांकीय सूची का निर्माण ये कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते हैं? फ़ॉन्ट और प्रभाव सेटिंग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका लाभ क्या नहीं है, हमको ये बताना है। देखिए, लागत प्रभावशीलता बिल्कुल मिल जाएगी, संचार बिल्कुल होता है, संसाधन की शेयरिंग होती है, ये भी हो जाता है। सुरक्षा खतरे, देखिए ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो हमको खतरा ही बना रहता है। साइबर क्राइम, साइबर जो है इस तरीके की जो भी होते हैं वो हमें खतरे बने रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? तो देखिए, वेब पेज जब जुड़ने की बात आती है तो ये किससे जुड़े होते हैं? ये हाइपर लिंक से जुड़े होते हैं। किससे? हाइपर लिंक से जुड़े होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 फाइलों को एक्सटेंशन के साथ भेजा जाता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की बात कर रहा है, उसका एक्सटेंशन पूछ रहा है क्या होता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट से बन गया पीपी, ठीक है। और जब उसके बाकी जो एक्सटेंशन की बात करते हैं तो वो हो जाता है पीपी टी एक्स, और इनके सबके आगे डॉट लग जाता है। तो देखिए ये किस ऑप्शन में हमको मिल रहा है? ये देखिए पहले ही ऑप्शन में हमको मिल रहा है क्या? पीपी टी एक्स। तो प्रेजेंटेशन का जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो होता है एक्सटेंशन वो डॉट पी पी टी एक्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है हमको। देखिए, यूनिक्स, विंडोज़, लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए, यूनिक्स हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है एक। तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में किसे निरूपित करता है? तो देखिए, स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का जो तरीका है वो हमारा निरूपित करता है, स्लाइड ट्रांजिशन को निरूपित करता है। किसको? स्लाइड ट्रांजिशन को। तो देखिए ये किस में है? ये ऑप्शन डी में हमको सही मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके को क्या कहते हैं? ठीक, देखिए जो इसको कहते हैं, जब भी हम लोग कोई भी मैसेज भेजते हैं तो आपने देखा होगा व्हाट्सअप पे अभी बीच में बहुत चला था कि आपका जो है डेटा लीक कर रहा है। तो उसमें आपने व्हाट्सअप ने बीच में क्या देना चालू कर दिया था कि ये इनस्क्रिप्टेड है, ये आप जो भेजेंगे वो आपको पता होगा, जिसके पास भेज रहे हैं वो जाएगा उसके पास भी। ये इनस्क्रिप्टेड कोड में जाता है, इसको डिकोड करना मुश्किल क्या नहीं, एक तरीके से नामुमकिन समझ लीजिए होता है कि इसको डिकोड नहीं किया जा सकता। तो हम लोग जो कह सकते हैं कि जो वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप से परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा सकते। देखिए लिखा है ना आसानी से। देखिए करने को तो आज कुछ भी आप कर सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं, इसको आसान नहीं है तोड़ना। तो उसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं इनस्क्रिप्शंस। ये इनस्क्रिप्शन के माध्यम से आप कोई भी फाइल भेजिए तो कोई दूसरा उसको नहीं पढ़ सकता है, वही पढ़ सकता है जिसके पास उसको तोड़ने का कोड होगा या जिसके लिए आपने बना के भेजा है। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना। देखिए बिंग, क्रोम, फायरफॉक्स। चलिए फिर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या है? ये वेब ब्राउज़र है। और यहाँ पे क्रोम भी वेब ब्राउज़र है और फायरफॉक्स भी हमारा वेब ब्राउज़र है।
और जो बिंग है, बिंग हमारा क्या है, ये सर्च इंजन है। और ये किसने बनाया था, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। देखिए यही मैंने आपसे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा बनाया गया जो इस सर्च इंजन है वो क्या है। तो आप लोगों ने उसमें, सभी लोग, ज़्यादातर लोगों ने उसमें गूगल को सेलेक्ट किया है और कुछ ने तो याहू को भी सेलेक्ट किया है। तो हमारा ये जो उसका सही आंसर हो जाएगा ये बिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्न में कौन सा एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, यानी कि इंटरफेस प्रदान करता है। तो देखो संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करेगा और हमको उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रदान करेगा वो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए जब हम लोगों के सामने जब हार्डवेयर और उपयोगकर्ता, यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं और कंप्यूटर के बीच, आपके और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस देगा वो हमको क्या देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो देगा, तभी तो आप उसको ऑपरेट कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निम्न में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। देखिए जब भी लिनक्स की बात आती है और जब भी हमें उसको जो है इंटरैक्ट करने की बात आती है हार्डवेयर के साथ, तो देखिए जो लिनक्स होता है वो कर्नेल पे चलता है। किस पे चलता है, कर्नेल पे चलता है। तो यानी कि इसका जो है सही नेम क्या हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्नेल। ठीक, देखिए आज आपके जो है प्रीवियस ईयर में TG2 में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देखिए, इसका लेवल देखिए और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसको पेपर जैसे जैसे आपका वीडियो चल रहा है वैसे वैसे आप इसको देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए। फिर आप लोग वहाँ से आप अपने आप को जज कीजिए कि मैंने इसमें 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें 25 में मेरे 2 गलत आए तो मेरे 23 और उधर से वो निकल गए तो 22.5 नंबर बने। तो आप लोग इस तरीके से इसको जज कीजिए और जब आप इसको जज करके आप अपने आप को देखेंगे कि हाँ हम 20 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं, और आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या होगा आपका एक कमेंट किसी दूसरे के साथ मैच होगा। आप उसके साथ देखेंगे कि अरे इसने तो 23 किया, मेरे तो 22 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपका आएगा, जब अगला पार्ट आएगा तो आप उसमें 23 से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे कंपटीशन की वजह से आपके नंबर बढ़ते जाएंगे और जब ओरिजिनल पेपर आएगा आपके सामने तो आप वहाँ पे 20 नंबर से हर हाल में ज़्यादा करेंगे। और हम लोगों का टारगेट कितना है कंप्यूटर में, 30 नंबर का। तो याद रखिए कि आप लोग पेपर को सॉल्व करके अपने जो आंसर जो आए हैं और आपका जो भी रियलिटी हो कि आप भले ही आपके 18 नंबर आए, आप 18 बताइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी आप फेल नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके 18 आएंगे तो आप देखेंगे कि आपसे आगे 4 लोग और खड़े हैं। तो क्या होगा कि आप उनसे आगे निकलने की होड़ में ज़्यादा मेहनत करेंगे और वो 18 से आपके कब 28 हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए आप आके कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ मेरे इतने बने और मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे। ठीक, बाकी मैं जो अपने चैनल पे पोल्स डालता रहता हूँ तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। तो वहाँ से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ हम कितने गलत हैं या कितने सही, क्योंकि मैं जो भी अपने वहाँ पे पोल डालता हूँ उसका आंसर मैं आपको शॉर्ट्स में ज़रूर दे दिया करूँगा। जैसे मैंने दो पोल डाले हुए थे, उसका मैंने शॉर्ट बना दिया है और वो अपलोड कर दूँगा। आप लोग वहाँ से उसके ओरिजिनल आंसर देख सकते हैं क्या है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।